जैसे हमारे पास देखें, ये देखिए बोर्ड प्रॉपर नजर आ रहा है, वो ठीक है। अब ये देखें हमारे पास ये हमारे पास पर्सन्स हैं जो प्रोनाउन होते हैं। लास्ट टाइम जो हमने आखिरी पॉइंट अपना डिस्कस करना स्टार्ट किया था वो ये था कि देखें, अगर हमारे पास किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर प्रोनाउन ही यूज हो जाए, पर्सनल प्रोनाउन यूज हो जाए, और जैसे अगर देखें मैं कहता हूं आई, अब ये मैंने एक प्रोनाउन यूज किया है, तो इसकी अगर मैंने जुमले के अंदर कोई भी केस यूज करनी है तो वो मेरी इसी प्रोनाउन से रिलेटेड होगी, या इसकी पोजेसिव केस होगी, या इसकी ऑब्जेक्टिव केस होगी, या इसकी पोजेसिव प्रोनाउन केस होगी। लेकिन अगर मैं कहता हूं आई एंड यू, अब ये मैंने यूज कर लिया, अगरचे कि अभी हम आगे जब पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन तो उसमें आप देखेंगे कि ये बेसिकली ये ऑर्डर ऐसे फॉलो नहीं होता। सिर्फ मैं आपको यहां पर समझाने के लिए ये बता रहा हूं कि अब हमने एक जुमला लिखा है, उसके अंदर आप देखें हमने ये एक प्रोनाउन यूज कर लिया फर्स्ट पर्सन और एक हमने यूज कर लिया सेकंड पर्सन। अब इन दोनों के लिए हम एक प्रोनाउन जुमले के अंदर यूज करना चाहते हैं, तो वो प्रोनाउन किसके मुताबिक आएगा? आई के मुताबिक आएगा कि यू के मुताबिक आएगा? लेट्स से मैं कहता हूं आई एंड यू शुड डू योर वर्क। लेट्स से हमारे पास ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है। अब इसमें नाउन की जगह पर हमने जो है ये सब्जेक्ट की जगह पर हमने प्रोनाउन यूज किए हैं, फर्स्ट पर्सन भी और सेकंड पर्सन भी। इसका तरीकाकार ये है कि अगर किसी सेंटेंस में आपके पास फर्स्ट पर्सन आ जाए और साथ में चाहे सेकंड पर्सन लिखा है, चाहे थर्ड पर्सन लिखा है, चाहे दोनों लिखे हैं, उसके बाद जो आपने अगर इनके लिए एक प्रोनाउन यूज करना है वो हमेशा आना चाहिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन। अब ये योर जो है ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास एक जो है हम कह सकते हैं पोजेसिव केस है। पोजेसिव केस है तो फर्स्ट पर्सन की पोजेसिव केस क्या होती है? जब हम प्लूरल, अब देखें ना आई एंड यू, ये दो तो हो गए, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जब दो जुड़ जाए तो आगे हमारा वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए, तो प्रोनाउन भी प्लूरल आना चाहिए। तो फिर आई का जो प्लूरल जो पोजेसिव केस होगी वो क्या होगी? अगर ये जुमला लेट से इस तरह होता, यू, he and I must do their work, full stop, और वो कहे कि बताएं जी इस जुमले के अंदर मिस्टेक क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पर हमने सब्जेक्ट के तौर पर देखें डिफरेंट पर्सन यूज किए हैं, फर्स्ट पर्सन भी यूज किया, सेकंड भी, थर्ड पर्सन भी। लेकिन रूल हमें क्या बताता है कि जिसमें फर्स्ट पर्सन आ जाए उसमें फिर आगे जो आपने प्रोनाउन इनके लिए यूज करना है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो चूंकि ये प्लूरल है तो आगे फर्स्ट पर्सन का फिर ये आ जाएगा। अब लेट्स से कि अगर हमारे पास सेंटेंस हो, मैं कहूं यू एंड ही, अब ये हमने एक सेंटेंस लिखा है, इसके अंदर देखें हमारे पास हमने दो प्रोनाउन यूज किए हैं, सेकंड और थर्ड पर्सन, इसमें हमने फर्स्ट पर्सन यूज नहीं किया। अब मैं अगर ये जुमला लिखता हूं यू एंड ही should do our work, full stop। अब वो कहेगा कि बताएं इसके अंदर क्या मिस्टेक है। रूल ये है कि अगर आपके पास सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर फर्स्ट पर्सन नहीं आया, आपके पास सेकंड पर्सन मौजूद है और थर्ड पर्सन मौजूद है, तो फिर उस कंडीशन में आप जो है वो क्या करेंगे कि जो आपने प्रोनाउन लगाना है वो आपने हमेशा जो सेकंड पर्सन है इसके मुताबिक लगाना, अकॉर्डिंग टू सेकंड पर्सन। तो फिर ये जो अवर है ये किस में चेंज हो जाएगा? क्योंकि यू का जो प्लूरल है वो भी यू ही कहलाता है, तो ये बन जाएगा योर। तो ये सिंपल सा रूल है। अगर फर्स्ट पर्सन है तो फिर चाहे जो भी पर्सन हैं आगे जो प्रोनाउन है वो फर्स्ट पर्सन के मुताबिक आएगा। अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है तो फिर जाहिर है अगर सेकंड और थर्ड पर्सन होंगे तो सेकंड। अगर ये लेट्स से कि अगर ये अकेला होता, he must do my work, लेकिन सेंटेंस है कि उसे अपना काम करना चाहिए। अब ये देखें यहां पर हमने एक प्रोनाउन यूज किया है
सब्जेक्ट केस में, और ये सिंगुलर है, इसके अलावा और तो कोई प्रोनाउन यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि फिर आगे जो प्रोनाउन आना चाहिए वो हमेशा इसी सब्जेक्ट के मुताबिक आना चाहिए ना। तो माई जो है ये बेसिकली पॉजेसिव केस है, तो ही की पॉजेसिव केस क्या होगी, फिर उसे अपना काम करना चाहिए, तो यहाँ पर फिर माई नहीं आएगा, यही आ जाएगा। अगर यू होता तो योर आ जाता, शी होता तो हर आ जाता। तो ये आपको पता चल गया कि अगर जुमले के अंदर एक से ज़्यादा प्रोनाउन आ जाएं तो अगर फर्स्ट पर्सन मौजूद है तो फर्स्ट पर्सन के मुताबिक आपने अपना प्रोनाउन लगाना है, अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है तो आपने सेकंड पर्सन के मुताबिक लगाना है, थर्ड पर्सन के मुताबिक जो है वो आपका प्रोनाउन नहीं आ सकता। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन कह लें, पोजीशन ऑफ प्रोनाउन कह लें। इसका मतलब यह है कि अगर जुमले के अंदर आपने एक से ज़्यादा पर्सन यूज़ करने हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास लिखे हुए हैं, मैं कहता हूँ ये हमारे पास जैसे है ना 1 2 3, ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। अब इनको लिखने का, इनका ऑर्डर बनाने के दो तरीके हैं। एक जिसे हम कहते हैं गुड मैनर, या आप इसको आसान लफ्ज़ों में समझ लें कि पॉजिटिव काम। अगर आपने जुमले के अंदर किसी अच्छे काम का जिक्र करना है तो फिर आप पहले फर्स्ट पर्सन लिखेंगे, सेकंड पर्सन लिखेंगे, थर्ड पर्सन लिखेंगे। इसका तरीक़ेकार जो है वो क्या होता है, इसका तरीक़ेकार होता है, लेट्स से कि एक जुमला हमारे पास जिसमें तीनों आ गए, तो सबसे पहले आता है यू, फिर आता है ही, फिर आता है आई। मतलब ये ऑर्डर क्या बनेगा, 2 3 1। अब ये मैं जुमला लिखता हूं कि यू ही एंड आई शुड ओबे देयर पेरेंट्स। ये चीज है ऑर्डर। अब देखें ये जुमला के अंदर क्या है, एक अच्छी चीज है, वर्क हार्ड, हमें मेहनत करनी चाहिए, ये एक पॉजिटिव बात है। तो जब अच्छी बात करेंगे उसके अंदर जो अगर आपने एक से ज्यादा प्रोनाउन यूज करने हैं, अभी हम सारी केसेस पढ़ेंगे, ये है कि जिसके अंदर आप तीनों प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, तो तीनों प्रोनाउन जब आपने यूज करने हैं तो सबसे पहले आप सेकंड पर्सन का जिक्र करते हैं, फिर थर्ड पर्सन का जिक्र करते हैं, और एंड पे ये वैसे ही जैसे हम्बल अपनी बात सबसे आखिर में करनी है, सबसे पहली बात करनी है वो जो आपके सामने खड़ा है वही आपको मुक्का मारेगा, तो उससे डरना है। फिर आपने बात करनी है वो जो दूर खड़ा है, उसके बाद आपने अपनी बात करनी है। तो जब आप पॉजिटिव कोई बात करते हैं तो उसके अंदर ऑर्डर जो है वो ये आता है। अब लेट्स से कि अगर एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हमारे पास तीनों नहीं है, सिर्फ सेकंड और थर्ड पर्सन है, फिर ऑर्डर क्या होगा जी। मैं ये तो अब देखो ना, ये तो हमने कर लिया, ये तो सीख लिया कि यहां पे बेसिकली हमने मिस्टेक क्या की हुई है, देर तो नहीं आना चाहिए, यहां पे क्या आना चाहिए, फर्स्ट पर्सन जब आ गया है तो वो तो हम आगे चले गए, ये हम यहां पर ये चीज सीख रहे हैं। अब लेट्स से कि अगर हमारे पास जो है ये आगे दो प्रोनाउन, मैं इसके ऑर्डर क्या होता है कि यू एंड ही। अगर दो लोगों की बात करेंगे तो पहले आपके सामने जो खड़ा है आप उसका जिक्र करेंगे, वो फिर जो थर्ड पर्सन जो दूर है फिर आप उसका जिक्र करेंगे। तो अगर दूसरा और तीसरा आ गया तो फिर आप उसका जिक्र इस तरह करेंगे, यू एंड आई शुड ओबे माई पेरेंट्स। अगेन यहां पे मिस्टेक क्या है, क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए ना, क्योंकि एंड के साथ जुड़े हुए दो, तो ये अपने ये तो हमारा। अच्छा लेट्स से कि अगर हमारे पास फर्स्ट और थर्ड पर्सन आ गया, पहला, और उसमें फिर आप जिक्र किसका करेंगे, इसमें आप जो है वो पहले थर्ड पर्सन का जिक्र करते हैं और एंड पे जो है वो आप अपना जिक्र करते हैं। तो इसका ऑर्डर 3 और 1। अगर ऐसा जुमला जिसमें पहला और दूसरा पर्सन यूज हो गया तो उसमें ऑर्डर क्या करेंगे हम, पहले आप दूसरे की जिक्र करेंगे फिर आप अपना जिक्र करेंगे। तो ये बड़ा आसान है, आप अगर इस तरह समझ लें कि आपने हमेशा डरना उससे है जो पहले खड़ा है, आपके जो सामने खड़ा है यू, फिर आपने डरना है वो जो आपका दूर कोई दुश्मन खड़ा है, एंड पे आप अपने आप से डर। तो ये यही तरीकाकार है। अगर दो हैं तो पहले उसका जिक्र करें फिर तीसरे बंदे का जिक्र करें, अगर आप दो लोग हैं तो पहले उसका जिक्र करें, पहले जो है उससे बच जाएं, फिर आप जो है वो अपना जिक्र कर लें जी। ये तो है कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव वर्क हो। अब अगर आपने मिल के
कोई बुरा काम कर लिया, कोई आप जो है ऐसे, ये पॉजिटिव मैनर नहीं, कोई नेगेटिव मैनर है, नेगेटिव का मतलब ये भी नहीं है कि उसके अंदर डू नॉट आ जाए, ऐसी बात जो मॉरली गलत है या कोई चोरी की सज़ा है वो हमने बर्दाश्त करनी है। तो अगर कोई गलत काम, कोई गलत एक्टिविटी का जिक्र करेंगे तो उसमें ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है। उस जी शाबाश, बिल्कुल सही। इसको इरेज कर दूं, आगे चलें जी। आगे आ जाता है गिल्ट, मतलब जब आपने कोई जो है वो जी जो भी कोई गलत काम है उसके अंदर आपने जब जिक्र करना है तो उसमें जो ऑर्डर फॉलो किया जाता है वो ये फॉलो किया जाता है कि आपने पहले अपना जिक्र करना है, फिर दूसरे बंदे का जिक्र करना है और फिर आपने तीसरे बंदे का जिक्र करना है। क्या आप कहेंगे? आई, यू, जी जी। बुरा काम किया ना तो पहले जनाब आप कहें मैं जिम्मेवार हूं, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो अगर कोई गिल्ट है, कोई बुरा काम है, तो उसमें फिर ऑर्डर ये होता है कि अगर लेट्स से 3 पर्सन्स हैं तो उसमें फिर आप क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है वो अपना, फिर जो आपके सामने खड़ा है उसका जिक्र करेंगे और उसके बाद जो है वो आप तीसरे बंदे का जिक्र करेंगे। अब फर्ज कर लें हमारे पास दूसरा और तीसरा पर्सन है, हमने गिल्ट है लेकिन 2 लोगों का जिक्र करना है, तो इसमें क्या होगा? यू एंड ही। इसमें आप पहला दूसरे सेकंड पर्सन लिखेंगे, उसके बाद जो है वो आप थर्ड पर्सन लिखेंगे। अब फर्ज कर लें अगर आपके पास एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आप पहले और दूसरे पर्सन का जिक्र करना चाहते हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे? आई एंड यू। तो ये हो गया पहला और दूसरा। अब लेट्स से कि अगर आप पहले और थर्ड पर्सन का जिक्र करना चाहते हैं तो फिर क्या होगा? अपना, तो इसमें पहले आई आएगा एंड ही, तो फर्स्ट और तो अगर अच्छा काम है तो अपने आप को आखिर में रख लेना है, अगर बुरा काम है तो आपने अपने आप को सबसे पहले रख लेना है। और ये मैं आज आपको कह रहा हूँ, ये जो हमारा लेक्चर भी सुन रहे होंगे, इससे रिलेटेड आपको पेपर के अंदर 100% MCQs आएगा। ये ऑर्डर ऑफ जो प्रोनाउन है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसके अंदर आपको एक आधी स्टेटमेंट ज़रूर मिलेगी जिसमें आपने ऑर्डर देखना है कि कौन सा ऑर्डर ठीक है। तो ये जो अभी आपने नोट किए हैं, क्लास के बाद इसको गौर से एक दफ़ा समझ लीजिएगा कि ऑर्डर कैसे बनाए जाते हैं, पॉजिटिव मैनर में कैसे बनाए जाते हैं और नेगेटिव मैनर में कैसे बनाए जाते हैं। स्टेटमेंट लिखी होगी ना, स्टेटमेंट लिखी होगी, हाँ वो स्टेटमेंट लिखी होगी, उसमें आपने 3, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने बताना कि कौन सी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। आप सेंटेंस देखें कि अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। प्रोनाउन अगर उसने 3 यूज़ किए हुए हैं, लेट्स से कि अभी हमने पॉजिटिव मैनर में क्या देखा कि अगर हमारे पास 3 प्रोनाउन आ जाएं तो सबसे पहले किसका जिक्र करना है हमने? उसके बाद हमने किसका जिक्र करना है? अब ये करेक्ट फॉर्मेशन है, ये करेक्ट ऑर्डर है पॉजिटिव सेंटेंस का। अब एक आपके पास सेंटेंस लिखा होगा, उसके नीचे ऑप्शन होगी, लेट्स से वो होगा ही, आई एंड यू, एक होगा यू, आई एंड ही। हो सकता है इसी तरह एक और फॉर्मेशन बना दे, तो आपको ये बेसिकली पता चल जाएगा कि पॉजिटिव में 3 के लिए ये फॉर्मेशन बनती है, 2 के लिए कौन कौन सी फॉर्मेशन बनती है। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं सोच रहा था कि शायद आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि ये जितने भी हमने एग्जांपल्स किए हैं, ये जो हमने ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन बनाया है, इसके अंदर आपने देखा कि हमने हर जगह सिंगुलर प्रोनाउन जो है वो यूज़ किए हैं। अगर जुमले के अंदर प्लूरल प्रोनाउन आ जाएं फिर क्या ऑर्डर होगा? लेट्स से आई नहीं मैं लिखता, मैं लिखता हूँ वही, ही नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ दे। तो अगर ये लिख लें काइंडली, ताकि ये भी आपको आइडिया कि अगर प्लूरल प्रोनाउन आ जाएं तो उसमें ऑर्डर क्या फॉलो किया जाता है। नहीं बेटा ये ना लिखें, सिर्फ आप ऊपर लिखें कि प्लूरल, ऑर्डर इन प्लूरल प्रोनाउंस। हाँ ये दोनों। अब इसके अंदर मैं आपको बताने लगा हूं, जो मैं आपको बताऊंगा वो सेम ही रहता है, चाहे वो गुड मैनर हो चाहे वो गिल्ट हो। अगर प्लूरल प्रोनाउन यूज करें तो उसका ऑर्डर सेम रहता है दोनों ही कंडीशन में। वो कौन कौन सा? पहला ऑर्डर होता है कि अगर 3 हो तो 1 2 3 ही रहता है। जैसे एग्जांपल लिखें, जैसे वी, यू एंड दे। अब इसके अंदर देखें हमने प्लूरल प्रोनाउन यूज किए हैं, तो प्लूरल प्रोनाउन के अंदर जो है अगर 3 लोगों का जिक्र करेंगे तो 1 2 3 पहले आप अपना जिक्र करेंगे, चाहे पॉजिटिव है
चाहे नेगेटिव है, फिर आप दूसरे का जिक्र करेंगे, दूसरे प्रोनाउन का, उसके बाद जो है वो तीसरे का। अब लेट्स से कि अगर हमारे पास दो प्रोनाउन आ जाते हैं, जैसे पहला और दूसरा, फर्स्ट पर्सन आपने यूज करना है और उसके बाद आपने सेकंड पर्सन यूज करना है, इसमें आप क्या करेंगे, वी एंड यू, तो पहला और दूसरा। दूसरा ऑर्डर क्या बन जाता है, देखें डिफरेंट ऑर्डर बनेंगे प्लूरल के अंदर। पहला क्या है, ये इसी तरह 1 2 3, वी, यू एंड दे। दूसरा क्या है कि अगर लेट्स से कि हमारे पास दो पर्सन है, पहला और दूसरा, तो इसमें हम क्या करेंगे कि पहले वही लिखेंगे, उसके बाद फिर हम यू लिखेंगे। अब लेट्स से मैं कहता हूं कि हमारे पास दूसरा और तीसरा है, तो इसमें हम पहले दूसरा लिखेंगे और उसके बाद जो है वो हम तीसरा लिखेंगे। अब लेट्स से कि मैं कहता हूं हमारे पास पहला और तीसरा है, तो इसमें हम पहले वही लिखेंगे एंड पहला और तीसरा है, तो इसमें दे आ जाएगा। इसका ऑर्डर ये होता है। ये प्लूरल सेंस में जब प्रोनाउन लिखे जाएं तो उसका ऑर्डर जो है वो ये होता है। तरतीब आपने देखनी है, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा। नहीं, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। चाहे आप पॉजिटिव बात करें चाहे आप नेगेटिव बात करें, ऑर्डर प्लूरल के अंदर सेम रहता है। अच्छा, अब लेट्स से एक और कंडीशन हो सकती है। अब मैं कहता हूं आई, यू एंड दे। मैंने ये भी सिंगुलर यूज कर लिया, ये भी सिंगुलर यूज कर लिया और ये मैंने प्लूरल यूज कर लिया। इस सिचुएशन में आप कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे? इस सिचुएशन के अंदर आप ऑर्डर फॉलो करते हैं जो आपने सिंगुलर के साथ फॉलो किया हुआ। अगर आपके पास एक सिंगुलर या दो सिंगुलर और साथ में कोई प्लूरल आ गया है, तो उस कंडीशन में जो ऑर्डर फॉलो किया जाता है वो फॉलो किया जाता है जो हम सिंगुलर के अंदर लिखते हैं। अगर सारे प्लूरल हो तो ये वाला ऑर्डर, अगर सारे सिंगुलर हो तो वो वाला, और अगर सिंगुलर के साथ कोई प्लूरल आ जाए तो फिर भी वही पहले वाला ऑर्डर ही प्रोनाउन के अंदर फॉलो किया जाता है। ऑफ कोर्स देखें, जब हम ये इसके अंदर फॉलो करेंगे तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा ना, क्योंकि सिंगुलर में तो पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर साथ हमारे साथ प्लूरल है और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले आएंगे, अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव वाला ऑर्डर फॉलो किया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था प्रोनाउन के हवाले से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं काइंड्स। When the subject refers to the same object, इसका मतलब क्या है कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर वन पर्सन। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेसिकली बनते कैसे हैं? हम क्या करते हैं कि वी ऐड सेल्फ या सेल्व्स with our personal pronouns। हम अपने पर्सनल प्रोनाउन से उनके साथ सेल्फ या सेल्व्स ऐड कर देते। जाहिर है जब उनको प्लूरल वगैरह बनाना है तो सेल्व्स आ जाता है। जैसे हमारे पास पहला आई है तो ये बन जाता है माई सेल्फ। अगर हमारे पास वी है तो ये बन जाता है आवर सेल्व्स। अगर यू है, सिंगुलर में ये सेल्फ बन जाएगा और प्लूरल में सेल्फ बन जाएगा। इसी तरह ही है तो हिमसेल्फ। शी का क्या बनेगा? हर सेल्फ। इट का क्या बनेगा? इट सेल्फ। दे का क्या बनेगा? शाबाश, देम सेल्व्स। ठीक है। अब ये इस तरह हम अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसा नाम से ही पता चला जो रिफ्लेक्ट करता है, वो किसको रिफ्लेक्ट करता है? ये एक ऐसा प्रोनाउन होता है जिसमें सब्जेक्ट रेफर्स टू द सेम ऑब्जेक्ट। एक ऐसा जुमला जिसमें काम करने वाला और जिस पर काम हो रहा है वो असल में दोनों एक ही हैं। लेट्स से अब देखें, मैं कहता हूं आई किक द बॉल,
इसके अंदर देखें किक करने वाला कौन है और किक किसे किया जा रहा है, बॉल को। अब मैं और हूं, बॉल और है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों डिफरेंट हैं। एक ऐसा जुमला जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो जाएं तो वो वहां पर हम ऑब्जेक्ट की जगह पर बेसिकली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। एग्जांपल देखिएगा, मैं कहता हूं आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को ही तकलीफ पहुंचा दी। अब इसमें तकलीफ पहुंचाने वाला कौन है और तकलीफ किसे पहुंच रही है, तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम। इसी तरह देखें, मैं कहता हूं शी लुक्ड हरसेल्फ इन द मिरर, उसने अपने आप को शीशे में देखा। इसमें देखने का अमल कौन कर रहा है और देखा किसे जा रहा है, तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम। नहीं समझ आई? ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही हो, तो इसमें ये जो हम ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है टुवर्ड्स इट्स ओन सब्जेक्ट। तो ये सारे यूज हो सकते हैं, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, ये सारे जो है वो जुमले के अंदर एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसका सवाल कैसे करता है? इसका वो कैसे कर सकता है, वो ऐसे कर सकता है कि अगली जब हम टाइप पढ़ेंगे ना, फिर मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि अगली हमारी टाइप है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में फर्क क्या होता है अभी हम देख लेते हैं। ये तो आसान है, समझ आ गई कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब सेम होंगे। ऑलराइट, हाँ उनके साथ भी आ सकता है, लेकिन ये आप कहीं भी आप देखो, यहां पे तो हमने नहीं, तो अगर सब्जेक्ट जो है वो वही ऑब्जेक्ट है, एक ही एक्शन परफॉर्म करने वाला, उसी पर वो एक्शन परफॉर्म हो रहा था, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास टाइप है, उसे हम कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। ये कब इस्तेमाल होता है, टू पुट एम्फेसिस ऑन द सब्जेक्ट। ये याद रखें, दे आर नॉट ऑब्जेक्ट्स। जो वर्ड्स जुमले के अंदर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे सेल्फ 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 सेल्फ, यही अल्फाज अगर जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो तो ये कहलाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन यही अल्फाज अगर जुमले के अंदर सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसिस डालने के लिए इस्तेमाल हुए और उस जुमले में वो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुए, मतलब वो ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, फिर वो क्या बन जाते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे देखें, मैं कहूं I myself bought the dress, मैंने खुद लिबास खरीदा, मैंने खुद लिबास खरीदा। इसमें देखें लिबास खरीदने वाला कौन है और खरीदा क्या जा रहा है, ड्रेस। तो इसमें माई सेल्फ किधर गया, ये माई सेल्फ जो है वो बेसिकली देखें इसके ऊपर एम्फेसिस, मैंने खुद, You yourself, जी चलें ठीक, are responsible for your failure, तुम खुद अपनी नाकामी के जिम्मेदार। तो इसके अंदर ये योर सेल्फ जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बेसिकली अपने साथ जुड़े हुए सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसिस डाल, जोर डालने के लिए इस्तेमाल किया है। तो अगर ऑब्जेक्ट होता तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता, अगर ये जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब है ये एक एम्फेटिक प्रोनाउन है। दे themselves entered into the house, वो खुद घर में दाखिल हुए। अब यहां पर themselves ऑब्जेक्ट नहीं है,
क्योंकि देखे इसमें दाखिल होने वाला एक्शन कौन कर रहा है? दे। और एक्शन हो कहां पर रहा है? तो फिर ये themselves जो है ये बेसिकली, इसी तरह देखें मैं कहूं इट वॉज टोल्ड बाय द टीचर हरसेल्फ, यहां पे हिमसेल्फ भी लगा सकते हैं, हरसेल्फ क्योंकि कोई भी हो सकता है। तो ये टीचर ने खुद बताया। अब यहां पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बेसिकली इसके ऊपर एम्फेसिस डालने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ये देखें वर्ड्स वही हैं लेकिन ये बन जाते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। अब इनका जो क्वेश्चन था कि ये कैसे, अगर वो पूछना चाहे तो वो ऐसे पूछ सकता है कि वो माई सेल्फ को या ऐसे किसी वर्ड को अंडरलाइन कर दे और बताए कि ये कौन सा प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। तो अब आपको पता चल गया कि सेल्फ वाले बेसिकली दो ही बन सकते हैं, या वो एम्फेटिक हो सकता है या वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है। तो अगर उस जुमले में वो ऑब्जेक्ट है तो आप कहेंगे ये रिफ्लेक्सिव, अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप कहेंगे ये एक एम्फेटिक प्रोनाउन। अपने काम की जिम्मेदार खुद होगा। हाँ बिल्कुल जी, शाबाश, कि उसने खुद ये एक्शन किया। इसमें बेटा क्या समझना? इट वॉज टोल्ड बाय द टीचर हरसेल्फ, कि ये टीचर ने बजाते खुद हमें ये बात बताई। इसमें बताने वाला कौन है? और बताया क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं, समझ आ रही? इसके अंदर बेसिकली ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो ये जो है ये बेसिकली यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इसके ऊपर एम्फेसिस डालने के लिए हमने इस्तेमाल किया कि उसने बजाते खुद ये काम किया। हाँ हाँ लग सकता है, हिमसेल्फ भी आ सकता है। तो टीचर तो कोई भी हो सकता है ना, आप हिमसेल्फ लगा लें, ठीक है। तो बात तो एक ही है। तो वो देखें जी जी। तो इसमें क्या कंफ्यूजन है? इसमें हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। पहले तो आपसे पूछा जाएगा बताएं ये लफ्ज़ क्या है, आप कहेंगे कि ये लफ्ज़ क्या है, ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ? ये जाहिर है अपने किसी नाउन के लिए यूज़ हुआ है ना, जैसे यहाँ पर टीचर के लिए इस्तेमाल हुआ, ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ? दे, जो हमारा नाउन है। तो जो वर्ड्स जुमले में नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन नहीं कहलाते। तो फिर इसमें क्या मुश्किल है? अभी आगे और अगली चीज़ आएगी, फिर आप और ज़्यादा कंफ्यूज होंगी, ज़रा सुनिएगा। ऑलराइट, चलो बच्चों नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट हमारी टाइप है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जी ये थर्ड है जी, ओके। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेशन, जो मुजाहरा करते हैं, जो कोई चीज़ शो करते हैं, ये दिखाते हैं। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बेसिकली ये कौन से होते हैं? जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, इट। ये जुमले के अंदर जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। और ये बेसिकली किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? जुमले के अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट के लिए। ये उस ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। जैसे देखें मैं कहूं दिस इज ए बुक, ये एक किताब है। अब बुक बेसिकली क्या है? नाउन है ना, और ऑब्जेक्ट भी है। ये एक किताब है, तो मैं जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूं मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ये यहां पर बेसिकली हमारे पास जो ऑब्जेक्ट यूज हुआ है ये उस ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसी तरह दीज, दोज, इट। एक और सेंटेंस लिखें, मैं कहूं दीज आर लेम एक्सक्यूजेस,
ये झूठे बहाने हैं। अब यहां पे बेसिकली ये जो दीज है उन झूठे बहानों की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, रेफर कर रहा है। तो ये हमारे पास है तो एक प्रोनाउन जो आगे किसी नाउन के लिए, एक्सक्यूज के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन चूंकि ये उसकी तरफ इशारा कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास काइंड के लिहाज से ये कौन सा है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। एक और सेंटेंस लिखें, Here is a present for you. That's a good boy. अब यहां पे ये जो दैट, ये दैट कौन है? द वन हु शुड मेक हेस्ट, वो बॉय। तो यहां पर ये बेसिकली उस बॉय की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये दैट जो है ये हमारे पास एक डिमॉन्स्ट्रेटिव, नाम से पता चल रहा है कि इशारा कर रहा है। दिस, दैट, दीज, दोज, इट, इस तरह के जो वर्ड्स हैं। लेकिन इनमें आगे थोड़ी सी आपको कॉम्प्लेक्सिटीज आएगी जब हम एडजेक्टिव पढ़ लिया हमने, एडजेक्टिव नहीं पढ़ा। अच्छा, चलें वैसे आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको समझा रहा हूं। मैं कहता हूं दिस इज ए बुक। अब मैं कहता हूं दिस बुक इज माइन। अब यहां पर भी हमने दिस यूज किया है और इस जुमले में भी हमने दिस यूज किया है, लेकिन इन दोनों में फर्क है। दोनों डिमॉन्स्ट्रेशन है, इशारा कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या फर्क है और इसमें क्या फर्क है? शाबाश, बिल्कुल सही। यहां पे देखें, ये बेसिकली अपने एक ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं, उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ। तो ऐसा लफ्ज जो किसी नाउन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हमने बुक के लिए इस्तेमाल किया है, तो ये हमारे पास है एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और एक ऐसा लफ्ज जो किसी नाउन के साथ जुड़ जाए और उसको मॉडिफाई करो, दिस बुक, ये वाली किताब, इसका मतलब है कि दिस के फौरन बाद अगर कोई नाउन होगा तो ये होगा तो डिमॉन्स्ट्रेटिव, लेकिन ये क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। तो ये बड़ा आसान है दिस, दैट, दीज, दोज को अंडरस्टैंड करना, कि अगर उसके फौरन बाद नाउन नहीं लगा हुआ तो वो प्रोनाउन है, अगर उसके फौरन बाद नाउन लगा होगा तो फिर वो एडजेक्टिव बन जाता है। चलें जी, नेक्स्ट टाइप करते हैं। कितनी? 3 हो गई हैं। ये है इनडेफिनेट प्रोनाउन, नाम से ही पता चल रहा है इनडेफिनेट, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। तो इसका मतलब है ये वो लफ्ज होंगे जो किसी खास एक चीज की तरफ, किसी खास एक पर्सन की तरफ इशारा नहीं कर रहे, सबकी अमूमी तौर पर बात कर रहे हैं। जैसे देखें, मैं कहूं नन, इसी तरह देखें जैसे ऑल, इसी तरह देखें एवरीवन, एवरीबॉडी, इसी तरह जैसे समवन, इसी तरह देखें जैसे फ्यू, इसी तरह देखें अदर्स, एटसेट्रा। ये वो अल्फाज हैं जो किसी खास एक आदमी की तरफ, एक खास चीज की तरफ इशारा नहीं कर रहे, बल्कि वो जुमले के अंदर सबका ही जिक्र कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखें, इसी तरह इसके अंदर जैसे वन आता है, वन हार्डली, ये जो आपको मैं लिखवा रहा हूं, ये वन से रिलेटेड भी बहुत दफा कंपटीशन के एग्जाम्स के अंदर ना इसकी प्रोनाउन से रिलेटेड भी आ गया है कि आगे इससे, अगर ये हमारे पास जुमले के अंदर एज ए सब्जेक्ट है तो इसका आगे प्रोनाउन कौन सा यूज करना है। वन हार्डली नोज हिमसेल्फ। जी बिल्कुल। अब देखिए यहां पे ये जो वन है ये एक आदमी का नहीं कह रहे, ये किसी को, कोई भी, जनरल। अब जब हमने ये अपना प्रोनाउन यूज किया है तो आगे इसके लिए जो हमने अपना प्रोनाउन यूज करना है वो भी तो फिर इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो वन से आता है वन सेल्फ, ये आपने याद रखना है, इससे रिलेटेड गलती नहीं करनी है आपने। एक और सेंटेंस लिखें, जैसे नन ऑफ हिज प्रेजेंट्स वर गुड। इसके अंदर
जो नन है, कोई भी नहीं, मतलब हम किसी स्पेसिफिक की जो है वो बात नहीं कर रहे, हम सब की अमूमी तौर पर बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास जो नन है ये हमारे पास एक इंडेफिनेट प्रोनाउन कहलाता है। एक और सेंटेंस लिखें, दे से दैट one should obey the laws. They say बेटा, says तो आ ही नहीं सकता, they say that one should obey the laws. इसके अंदर देखिए हमने कौन से indefinite pronoun यूज किए, one और they। यहां पर they जो है ये स्पेसिफिक नहीं यूज हो, they से जैसे हम कहते हैं ना, लोग कहते हैं, तो सम पीपल, तो किसी खास की तरफ इशारा नहीं कर रहा। जैसे हम कहते हैं ना यार पुराने वक्तों की बात है, भले लोग ये कहते थे, वो कौन थे भले लोग हमें नहीं पता। तो ये जो दे से है ये असल में रेफर कर रहा है कॉमन सम पीपल, पता नहीं कौन है। तो यहां पर वन भी हमारे पास कि किसी को भी, इसी तरह दे भी हमारे पास इस जुमले के अंदर जो है वो एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है। काफ़ी सारी एग्जांपल्स जो हैं ये लिखी हुई हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप बाकी चीज़ें जो है वो वहाँ से पढ़ लें, लेकिन आपको आइडिया हो गया। चलें एक लास्ट सेंटेंस बस कर लेते हैं, फिर उसमें आपने मुझे बताना कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन सा यूज हुआ। ओनली a few escaped, only a few escaped, ESCAPED, a few, चंद लोग, पता नहीं कितने लोग, तो हम किसी की स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे, तो ये सारे कहलाते हैं इनडेफिनेट, जो किसी खास एक चीज की तरफ इशारा नहीं करते बल्कि अमूमी तौर पर जो है वो जनरल बात करते हैं। चले आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास टाइप है, उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये 5th पे है। इसके अंदर बेसिकली सामने एवरी भी यूज हो जाता है, नाम से ही पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसका मतलब है दे टॉक अबाउट पर्सन्स या थिंग्स एज इंडिविजुअल्स। देखो इंडेफिनेट के अंदर क्या होता है, वो सब की बात कर रहे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि हमारे पास ज्यादा हैं लेकिन वो सब की बात नहीं कर रहा, उन सब में वो हर एक की अलहदा अलहदा बात कर रहा। तो दैट इज व्हाई दे आर यूज्ड सिंगुलर, इनको हम सिंगुलरली यूज करते हैं। जैसे ईच ऑफ द बॉयज gets their prize। इस सेंटेंस के अंदर एक मिस्टेक है, हाँ जी शाबाश। अब देखिए पहले ये जो ईच यूज हुआ है ये तो हमें पता चल गया, ईच ऑफ द बॉयज, हर लड़का अलहदा अलहदा, हर लड़के की अलग अलग बात की जा रही है इस जुमले के अंदर। तो यहां पे ये तो हमारे पास हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब जब हमने कहा कि दे आर ऑलवेज यूज्ड सिंगुलरली, तो फिर इसका मतलब है कि इसके साथ आगे जो हमने प्रोनाउन लगाना है वो भी तो फिर सिंगुलर यानी, क्योंकि हम सारे बॉयज की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं हर किसी की अलग अलग। तो ये जो हमने यहां पर देर लगाया है ये गलत है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर यहां पे उसका फिर क्या बनेगा, हिज बन जाएगा। एक और सेंटेंस लिखें, नाइदर ऑफ द रोड्स, नाइदर of the roads, neither of the roads lead to the mosque।
इन दोनों में से कोई भी रास्ता मस्जिद की तरफ नहीं जाता। इसका मतलब है दो हैं लेकिन दोनों की अलग अलग बात की जा रही है। इस जुमले के अंदर एक मिस्टेक है, वो क्या? शाबाश। चूंकि ये नाइदर सिंगुलर है और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो फिर आगे हमारे पास जो वर्ब आना चाहिए वो भी तो सिंगुलर आना चाहिए। तो सिंगल के साथ प्रेजेंट में हम क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे ना, तो ये हो जाएगा लीड्स टू द मॉस्क। चलें, नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? ये बेसिकली होते हैं जैसे हु, विच, व्हाट, दैट, एटसेट्रा। जो इस तरह ये डब्ल्यू वर्ड्स वगैरह जो क्वेश्चन वर्ड्स हो सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड, हाँ कह सकते हैं, है तो प्रोनाउन ही ना। तो लेकिन मेरा बेटा बात सुनो, ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं बनेंगे। वो अगली टाइप जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, उसको आप कह सकते हैं क्वेश्चन प्रोनाउन। वो ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे नाम से पता चला है, जो रिलेट करता है, जो लिंक करता है। ये जुमले के अंदर शुरू में नहीं आते, ये जुमले के अंदर आते हैं दरमियान में या बाद में, सब्जेक्ट के बाद। दो चीजों को लिंक करने के लिए, रिलेट करने के लिए। ये कब इस्तेमाल होते हैं? They are used to relate to the noun used before in the sentence। ये हमेशा उसको रिलेट करेंगे जिसके साथ ये इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं कहूं I met a man who is my neighbor, या चले who was, जो भी, लेकिन यहां पे ये अलग आ सकता है क्योंकि ये एक्शन अभी भी प्रेजेंट में भी है, उसका नेबर होना। पीछे पास्ट में आपने जो एक्शन आपने कंप्लीट कर लिया वो आपने पास्ट में लिखा है। मेरी मुलाकात उससे हुई जो मेरा हमसाया है, तो वो हमसाया तो अभी भी है, तो ये आप प्रेजेंट के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन आई मेट अ मैन हु, अब यहां पे हमने एक वर्ड हु यूज कर लिया। ये हमने किसके लिए इस्तेमाल किया है? अपने से पहले वाले नाउन के लिए। आई मेट अ मैन हु इज माई नेबर। वो हु कौन है? देखे ना, समझ नहीं आ रही। मैं उस आदमी से मिला जो मेरा हमसाया। अब हमसाया कौन है? मैन ना। तो इसको रिलेट करने के लिए ये जो आपने वर्ड यूज किया है, जो नाउन की जगह पे आपने इस्तेमाल किया है, ये है प्रोनाउन। लेकिन काइंड्स के लिहाज से ये क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन। इसी तरह देखें, मैं कहूं I met a girl whose name I do not know। मेरी मुलाकात उस लड़की से हुई जिसका नाम मुझे नहीं आता। अब यहां पे ये जो हमने whose यूज किया है, ये किसके लिए इस्तेमाल किया है? उस लड़की का जिसका नाम हमें नहीं पता। तो इसी तरह जुमले के अंदर that, which, who, what, ये अगर दरमियान में आ जाएं और किसी नाउन की तरफ इशारा कर रहे हो, उससे लिंक क्रिएट कर रहे हो, तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। एक सेंटेंस और लिख लें। सवाल है कि उस लड़की की वजह से वैसे अच्छा चले, आपने पूछ लिया। ये बेसिकली हुज जो है ये पोजेसिव सेंस में इस्तेमाल होता है। वैसे भी हम इनके साथ भी कर जी बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। ये आगे जी, तो वो उसमें पोजेशन नहीं है ना, ये नाम तो उस लड़की का होगा। हुज नेम, जिसका नाम, तो ये उसकी पोजेशन के लिए ना, नाम तो उसका अपना होगा, तो पोजेशन को शो करने के लिए हुज इस्तेमाल होता है। अब हु इज माई नेबर, ये उसका कोई पोजेशन तो नहीं है ना, यहां पे है जो, और नीचे है जिसका, तो का के लिए हम पोजेशन नहीं शो करते, तो वो फिर हुज जो है। ये आगे हम पढ़ेंगे इनका यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन के, हु कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं, हुज कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह दैट और विच, बिल्कुल सही। विच भी जो है वो ये एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चले एक सेंटेंस लिखें, जैसे अभी इन्होंने कहा, चले यही क्लियर कर लेते हैं।
द सन whose rays are glittering, the sun whose rays are glittering comes into sight. सूरज जिसकी किरणें बड़ी चमकदार हैं। अब यहां पर जिसकी, तो ये पोजेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो यहां पे ये जो हुज हमने किसके लिए इस्तेमाल किया? बिल्कुल सही। बेशुमार इस तरह के एग्जाम्पल्स बनाए जा सकते। चले आगे चलते हैं जी, ये तो चीज़ें ख़त्म ही नहीं होनी। अच्छा, इसमें ये है कि जो यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन है, इसको मैं एट द मोमेंट स्किप कर रहा हूँ। ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसको आप पढ़ लें, क्योंकि वो फिर हमारा काफ़ी इसके ऊपर टाइम लग जाएगा। अगर आपको ना समझ आए तो नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझसे आके पूछ लें, जो जो पॉइंट्स आपको समझ नहीं आएंगे वो मैं क्लियर कर दूँ। लेकिन वो बहुत ही सिंपल लिखे हुए हैं कि हु कब इस्तेमाल होगा, ये बाकी रिलेटिव प्रोनाउन भी कब कब इस्तेमाल हो सकते हैं। हम चलते हैं अपनी, इसके अंदर एक चीज़ जो आपको हो सकता है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगे, वो ये है, मैं आपको वो समझा देता हूँ, बता देता हूँ कि जब आप रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे होंगे तो उसमें ये जो दैट का इस्तेमाल है ये मुख्तलिफ जगहों पर आ सकता है। ऑन विच, दैट विच के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, एज एन एडवर्ब के तौर पर भी ये इस्तेमाल हो सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह दैट जो है ये पर्सन्स के लिए भी इस्तेमाल होता है और चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल। अब पर्सन के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं हु, जैसे अभी हमने पढ़ा, लेकिन पर्सन के लिए हम दैट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं कहूं दिस इज, हाँ, दिस इज द बॉय दैट आई टोल्ड यू ऑफ, या टोल्ड यू अबाउट, हाँ टोल्ड ऑफ तो नहीं, ये वो लड़का है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया। अब बॉय, ये हमने दैट किसके लिए इस्तेमाल किया है? बॉय के लिए। इसका मतलब है कि ये एक हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन क्या दैट हर जगह जहां जहां हम हु या विच इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पर आ सकता है? ऐसा नहीं। दैट का जो यूजेज होता है इन अ सेंटेंस एज रिलेटिव प्रोनाउन वो रेस्ट्रिक्टिव होता है। रेस्ट्रिक्टिव का मतलब है कि जब आप ज्यादा कहीं लोगों का जिक्र कर रहे हैं और उनमें से एक की तरफ इशारा कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं कहूं माई फादर हु इज अ डॉक्टर always preaches, full stop। अब यहां पे हमने ये देखें हु किसके लिए लगाया है? फादर के लिए। अब मैं कहता हूं माई सिस्टर दैट इज adopted by my uncle is getting मैरिड। अब यहां पे ये हमने दैट किसके लिए इस्तेमाल किया है? अब दोनों पर्सन्स हैं, लेकिन इन दोनों जुमलों में फर्क क्या है? दैट मैं आपको बता रहा हूं ये होता है रेस्ट्रिक्टिव। जब आप ऊपर यूज करते हैं ना माई फादर हु इज अ डॉक्टर, इसका मतलब है कि एक, क्योंकि बाप एक ही हो सकता है, फादर तो एक ही रहेगा। तो जब एक ही हमारे पास सब्जेक्ट है उसी का हमने जिक्र करना है तो फिर उसमें आप हु यूज करते हैं। अगर आप इशारा कर रहे हैं कि ज्यादा में से एक, उस वक्त आप जो है वो दैट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो जुमला है माई सिस्टर दैट इज अडॉप्टेड, मेरी वो सिस्टर जिसको मेरे अंकल ने अडॉप्ट किया, इसका मतलब है कि आई हैव मेनी सिस्टर। तो आउट ऑफ वन, जो आउट ऑफ ऑल वन सिस्टर दैट इज अडॉप्टेड। तो ये दैट जो है ये बेसिकली रेस्ट्रिक्ट कर देता है ज्यादा में से एक की तरफ इशारा करने के लिए। अदरवाइज हर जगह पे आप यहां पे आप जो है वो दैट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। तो जब आप ज्यादा में से किसी एक का जिक्र कर रहे हो तो उस वक्त जो है वो आप पर्सन्स के साथ दैट लगा सकते हैं, नहीं तो पर्सन्स के साथ फिर हु ही लगता है, जैसे इस जुमले के अंदर लिखा। तो ये जब आप पढ़ेंगे तो आप अगर कंफ्यूज हो तो आपको समझ आ गई कि दैट कैसे लग सकता है और हु जो है वो कैसे लग सकता है। चलें आगे चलते हैं। बेटा ये मैं शेयर कर दूंगा, वहां से देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन से होंगे? वही जो क्वेश्चन वर्ड है, जैसा कि देखिए हु, व्हाई, बिल्कुल सही, व्हेन, whom, where, एटसेट्रा, हाउ, ये WH जो वर्ड्स हैं, अगर ये जुमले के अंदर जो है वो सवाल क्रिएट कर रहे हैं और इनके फौरन बाद एक जो है नाउन नहीं लगा हुआ बल्कि ये अपने ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं, उसके लिए हमने लिखा है, तो ये बन जाते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, मैं कहूं हु इज देयर, वहां कौन है, तो ये क्वेश्चन के लिए पूछा गया है, ये हमारे पास एक रिलेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह देखें, मैं कहूं व्हाट डू यू वांट, यहां पे जो है वो हमने व्हाट जो है इसको एज रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो इस्तेमाल किया। इसी तरह विच डू यू, जी नहीं सॉरी, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, विच डू यू प्रिफर। अब यहां पे हमने ये जो विच है ये जुमले के अंदर एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है वो यूज किया। अगर ये जुमला इसी तरह होता, मैं कहता हूं विच बुक यू प्रिफर, या चलो डू यू प्रिफर। अब यहां पे विच जो है ये क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इस विच में और इसमें क्या फर्क है आपको फौरी तौर पे पता चल गया कि अगर इसके फौरन बाद एक नाउन आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, अगर इसके फौरन बाद नाउन नहीं है तो ये क्या बन जाएगा, प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में क्या फर्क होता है? इनके फौरन बाद अगर आपके पास कोई नाउन आ गया तो वो एडजेक्टिव में चलेगा, अगर नाउन नहीं है तो वो प्रोनाउन में चलेगा। ऑलराइट, लेकिन जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ये है बेसिकली, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। आपने एक सवाल पूछा है ना, एक होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किया ना, जिसमें हम क्वेश्चन को स्टेटमेंट के अंदर चेंज कर देते हैं, तो वो होता है अ काइंड ऑफ क्वेश्चन ही है, लेकिन वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है। तो अगर आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन में कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, सॉरी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ जाए, तो वो है इंट्रोगेटिव। लेकिन अगर आपके पास यही वर्ड्स अगर किसी इनडायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाएं, फिर वो क्या बन जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस लिखें जरा नीचे, I asked who was speaking, I asked who was speaking, full stop. I do not know who is there, I do not know who is there. तीसरा सेंटेंस, ask what he wants,